वेतन से आय के इस छठे भाग में आप सभी का पुनः स्वागत। इस भाग में हम चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी पर कुछ उदाहरणों के साथ डिस्कशन करेंगे। आयकर अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों के अनुसार वेतन की कर देयता किस प्रकार प्रभावित होती है, वह हम इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और ए फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। यदि किसी कर्मचारी को वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से कोई भी वेतन देय हो जाता है तो वह गत वर्ष में कर योग्य होगा, चाहे उसका भुगतान हुआ हो अथवा नहीं। उदाहरण: मिस्टर नायडू इज एम्प्लॉयड इन पीपीपी लिमिटेड and is getting basic pay of 10,000 per month during the previous year 2019-20। मिस्टर नायडू पीपीपी लिमिटेड में नियुक्त है 10,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर गत वर्ष 2019-20 में। एंड द एम्प्लॉयर हैज़ मेड द पेमेंट इन टाइम अप टू फरवरी 2020। फरवरी 2020 तक नियोक्ता ने उन्हें नियमित रूप से भुगतान किया है। But salary for the month of March 2020 was paid in April 2020। किसी कारण से मार्च 2020 का वेतन उन्होंने अप्रैल 2020 में भुगतान किया। In this case, his gross salary of previous year 2019-20 shall be considered to be salary received during previous year 10,000 into 11। प्रीवियस ईयर 2019-20 में उनके सकल वेतन की गणना इस प्रकार की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे गत वर्ष में उन्हें, क्योंकि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक 11 महीनों तक का वेतन प्राप्त हुआ है। 10,000 इंटू 11 यानी 1,10,000। और जो सैलरी देय हो गई, भुगतान जिसका प्राप्त नहीं हुआ, सैलरी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मार्च के माह की 10,000 इंटू 1 यानी 10,000 रुपये, तो उनके लिए टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी होगी प्रीवियस ईयर 2019-20 में 1,20,000 रुपये। यानी पुनः यह ध्यान देना है, प्राप्त हुआ है तो भी कर योग्य है और देय हुआ और प्राप्त नहीं हुआ तो भी कर योग्य है। अगला नियम है एनी सैलरी पेड or allowed to him in the previous year by employer or a former employer, though not due or before it became due to him। कोई भी वेतन जिसका वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता ने भुगतान किया हो, पे किया हो, चाहे वो ड्यू हुई या नहीं, या पहले से यह ड्यू हो चुकी है, यानी गत वर्ष में जो भी वेतन का भुगतान उन्हें प्राप्त होगा वह कर योग्य होगा। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। मिस्टर नायडू इज एम्प्लॉयड इन पीपीपी लिमिटेड and is getting basic pay of 10,000 per month during the previous year 2019-20, and he has been receiving payment in time. However, he has taken salary for the month of April and May 2020 in the month of March 2020। In this case, his gross salary will be considered to be, यानी गत उदाहरण की तरह यह बात है, केवल अंतर यह है कि यहाँ पर मिस्टर नायडू ने अप्रैल और मई का वेतन मार्च 2020 में ही प्राप्त कर लिया, जिसे हम
एडवांस सैलरी बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में गत वर्ष का सकल कर योग्य वेतन ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार गणना करेंगे। सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 12 महीनों की, अप्रैल से मार्च तक उन्हें पूरा वेतन प्राप्त हुआ है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस 2 माह का उन्हें अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है, 10,000 इंटू 2, 20,000। और गत वर्ष में कर योग्य सकल वेतन की गणना इस प्रकार हो गई, 1,40,000 रुपये। हम यह नियम आगे जाकर पढ़ेंगे। जब कोई वेतन किसी वर्ष में कर योग्य हो जाता है तो दोबारा उस पर किसी भी अन्य वर्ष में कर नहीं लगेगा। जैसे अप्रैल और मई का जो वेतन इस वर्ष में प्रीवियस ईयर 2019-20 में कर योग्य हो गया, तो अब जब वो देय होगा तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा। Any arrears of salary paid or allowed to him in the previous year by the employer if not charged to income tax for any earlier previous year। यदि किसी बकाया वेतन का भुगतान गत वर्ष में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को किया जाता है या करने के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, तो वह कर योग्य होगा यदि उस पर पूर्व के किसी भी वर्ष में आयकर नहीं लगाया गया हो। उदाहरण के लिए, मिस्टर नायडू इज एम्प्लॉयड इन पीपीपी लिमिटेड गेटिंग बेसिक पे ऑफ 10,000 per month, but the employer has increased his basic pay to 12,000 per month on 1/7/2019, but the increase is with effect from 1st January 2019। 10,000 रुपये प्रति माह के मूल वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी मिस्टर नंदू, जो पीपीपी लिमिटेड में कार्यरत है, उनका बेसिक पे 12,000 रुपये कर दिया गया है बढ़ाकर, और ये किया गया है 1 जुलाई 2019 को, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2019 से दिया जाएगा। इन दिस केस arrears of salary amounting to 6,000 shall be taxable in the year 2019-20 and accordingly his gross salary shall be। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 जुलाई 2019 को उन्हें वेतन प्राप्त हो चुका है 12,000 रुपये का, और 1 जनवरी 2019 से उनकी इस वेतन वृद्धि को प्रभावित किया गया है। हम ये देखेंगे कि जब 1 जुलाई 2019 को यह वेतन वृद्धि दी गई, तब उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 माह का उन्हें बकाया वेतन भी दिया गया होगा। इन 6 माह में से अप्रैल, मई, जून 2019 तो इसी वर्ष के हैं, अतः हम उसे इसी वर्ष की सामान्य प्राप्त होने वाले वेतन की गणना की तरह सम्मिलित करेंगे। लेकिन जो गत वर्ष के 3 माह हैं, जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, उन 3 माह का 6,000 रुपये का 2,000 रुपये प्रति माह से जो बकाया वेतन इस वर्ष प्राप्त होगा। अच्छा, यह ध्यान देना है कि इस पर पहले कर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि पहले इस प्रकार का कोई भुगतान देय होने की बात नहीं थी। वेतन वृद्धि इसी वर्ष स्वीकृत की गई है। इस प्रकार उसके सकल कर योग्य वेतन इस प्रकार होगा। सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 12,000 इंटू 12, 1,44,000, और जो गत वर्ष का बकाया वेतन इस वर्ष में प्राप्त हुआ है, जिस पर पहले किसी प्रकार का कर लगा हुआ नहीं है, 6,000 रुपये। तो गत वर्ष 2019-20 में उनकी सकल कर योग्य वेतन की गणना होगी 1,50,000 रुपये। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मिस्टर श्याम इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। मिस्टर श्याम को 50,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन प्राप्त हो रहा है।
which is increased to 55,000 per month from 1st September 2019। इसे बढ़ाकर 55,000 रुपये कर दिया गया है 1 सितंबर 2019 से, बट द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज गिवन फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। लेकिन इसका पूर्व तिथि से प्रभाव दिया जाना है, जो तिथि है 1 दिसंबर 2018। ही रिसीव्ड अप्रैल 2020 सैलरी इन एडवांस इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। इसके अतिरिक्त उन्होंने अप्रैल 2020 की वेतन की अग्रिम राशि प्राप्त कर ली है मार्च 2020 में। कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। हालांकि प्रश्न में टैक्सेबल सैलरी की गणना करने के लिए कहा है, लेकिन अभी हम कर योग्य वेतन की गणना नहीं कर पाएंगे। अभी हम सकल कर योग्य वेतन की गणना करेंगे। कर योग्य वेतन की गणना करना हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रावधानों पर व्याख्या करना बाकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 सितंबर से उनका वेतन 55,000 रुपये हुआ, लेकिन यह भूतपूर्व तिथि से प्रभावित है। अतः इस वर्ष उन्हें दिसंबर 2018, जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, अप्रैल 2019, मई 2019, जून 2019, जुलाई 2019, अगस्त 2019, कुल मिलाकर 9 माह का एरियर मिलेगा। परंतु इसमें से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 माह का वेतन इसी वर्ष से संबंधित है, इसलिए उसे सामान्य मूल वेतन में सम्मिलित करके गणना करेंगे। यानी गत वर्ष में उसको मूल वेतन प्राप्त हुआ 55,000 × 12 6,60,000 रुपये। उन्हें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च गत वर्ष का वेतन भी इसी वर्ष बकाया सैलरी के रूप में प्राप्त हुआ है 4 माह का, जिस पर पूर्व में किसी प्रकार का कर लगा हुआ नहीं है। 5,000 × 4 यानी 20,000 रुपये। एडवांस सैलरी जो अप्रैल के माह की है और वो मार्च में प्राप्त कर ली है, उस पर इसी वर्ष कर लगाया जाएगा, यानी 55,000 रुपये। तो सकल कर योग्य वेतन हुआ 2019-20 गत वर्ष के लिए 7,35,000 रुपये। अब हम कुछ स्पष्टीकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, स्पष्टीकरण नंबर 1। वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन फॉर एनी प्रीवियस ईयर, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ऑफ द पर्सन व्हेन द सैलरी बिकम्स ड्यू। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। यदि कोई अग्रिम वेतन जब प्राप्त होता है और किसी गत वर्ष में कर योग्य आय में उस व्यक्ति के सम्मिलित कर लिया जाता है, तो जब वह वास्तव में देय होगा, जिस गत वर्ष में देय होगा, उस गत वर्ष की कर योग्य इनकम में पुनः सम्मिलित नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। कोई वेतन, बोनस, कमीशन या रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, देय हो या प्राप्त हो, अ पार्टनर ऑफ ए फर्म, किसी फर्म के साझेदार को, फ्रॉम द फर्म, फर्म से, शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी, उसे वेतन नहीं कहा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के उद्देश्यों के लिए। रादर एज पर सेक्शन 28, एनी सच सैलरी इज इनकम ऑफ द पार्टनर अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार यह वेतन उस साझेदार की व्यापार एवं पेशे से आय मानी जाएगी। इसका कारण हम पूर्व के व्याख्यानों में डिस्कस कर चुके हैं।
क्योंकि प्राप्त करने वाले और देने वाले के मध्य नियोक्ता और नियुक्त का संबंध नहीं है। अतः साझेदारों को प्राप्त होने वाला वेतन इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। स्पष्टीकरण नंबर 3, इफ एनी एम्प्लॉय हैज़ टेकन एडवांस सैलरी इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द एडवांस सैलरी हैज़ बिन रिसीव्ड। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अग्रिम वेतन प्राप्त किया है तो यह उस वर्ष में कर योग्य होगा जिस वर्ष में उसे प्राप्त हुआ है। बट इफ द एम्प्लॉय हैज़ टेकन एडवांस अगेंस्ट सैलरी, यदि किसी कर्मचारी ने वेतन के विरुद्ध कोई अग्रिम राशि प्राप्त की है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, यह कर योग्य नहीं होगी, बिकॉज इट इज सिंपली ए लोन, क्योंकि यह केवल एक ऋण है। एंड ए लोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी इनकम, और ऋण प्राप्त करना कभी भी आय नहीं मानी जाएगी। इफ द लोन हैज़ बिन गिवन एट कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ इंटरेस्ट, यदि ऋण रियायती ब्याज दर पर या बिना ब्याज के दिया जाता है, इन सच केस, इस स्थिति में देयर विल बी ए परक्यूजाइट वैल्यू एज पर सेक्शन 17(2)(8) धारा 17 उपधारा 2(8) के अनुसार यह अनुलाभ होगा और इस पर नियमानुसार रूल 371 में कर लगाया जाएगा, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, टू बी डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल। एक उदाहरण और हम लेते हैं। मिस्टर एम is partner in a partnership firm MN and he has received a salary of 10,000 per month. मिस्टर एम MN लिमिटेड में पार्टनर है, साझेदार है और उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन प्राप्त हुआ है फ्रॉम सच हिज पार्टनरशिप फर्म MN, अपनी इस MN साझेदारी फर्म से। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी हिज इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, यह व्यापार एवं पेशे की आय शीर्षक में कर योग्य होगा, अर्थात वेतन से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मिस्टर सोहन इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। मिस्टर सोहन को 50,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन प्राप्त हो रहा है। ही रिसीव्ड अप्रैल 2020 सैलरी इन एडवांस इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। मार्च 2020 में अप्रैल 2020 की वेतन की अग्रिम प्राप्ति मिस्टर सोहन ने कर ली है। ही हैज़ ऑल्सो टेकन द लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन 1 फरवरी 2020 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। उन्होंने अपने नियोक्ता से 4 लाख रुपये का 1 फरवरी 2020 को ऋण भी प्राप्त किया है, जिस पर वो 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज चुकाएंगे। SBI रेट ऑफ लोन इज ऑल्सो 12% पर एनम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस प्रकार के ऋणों पर 12% की दर से ब्याज लगाया जाता है। कंप्यूट इज टैक्सेबल सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19, एक्चुअल में यह 2019-20 होना चाहिए। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि यदि रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है नियोक्ता पर तो वह अनुलाभ होगा और उस पर कर देयता बनेगी, जिस पर हम बाद में विस्तार में बात करेंगे। लेकिन इस उदाहरण में हम इसे एक सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि यदि बैंक द्वारा जिस दर से ब्याज लिया जाता है, यदि उससे कम दर पर नियोक्ता द्वारा ऋण दिया जाए तो उसे नियोक्ता द्वारा दिया गया कर्मचारी को अनुलाभ माना जाएगा। इस उदाहरण में नियोक्ता 12% की दर से ब्याज लगा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी इसी प्रकार के ऋण पर 12% की दर से ब्याज लगाया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई अनुलाभ प्राप्त नहीं हुआ है और ऋण लेना कभी भी वेतन नहीं होगा। इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि उसकी सकल कर योग्य वेतन की गणना इस प्रकार होगी। मूल वेतन जो गत वर्ष में उसे प्राप्त हुआ है 50,000 × 12 यानी 6 लाख रुपए। एक माह का जो अग्रिम वेतन उसे प्राप्त हुआ है अप्रैल माह का मार्च में 50,000 रुपये, और
अनुलाभों का मूल्य शून्य होगा क्योंकि रियायती दर पर कोई भी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है। 12% की दर से ब्याज लगाया जा रहा है और सामान्यतः इस प्रकार के ऋणों पर भी ब्याज की दर 12% है। तो 12 में से 12% जब लेस कर दिया जाता है तो 0% आ जाता है, तो कोई भी अनुलाभ का मूल्य नहीं होता। यदि यहीं पर मान लीजिए सामान्यतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यदि 14% की दर से ऐसे ऋणों पर ब्याज लगाया जाता होता तो 2% की दर से अनुलाभ का हम मूल्यांकन करते और यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस प्रकार लिखा जाता 4 लाख रुपए का ऋण इंटू 14 माइनस 12, यानी यहाँ 2% हो जाता। और क्योंकि फरवरी में लिया है तो गत वर्ष में अनुलाभ 1 माह के लिए प्राप्त हुआ है तो इंटू 1/12। यहाँ पर यह शून्य होगा क्योंकि किसी प्रकार का कोई अनुलाभ नहीं है। तो मिस्टर सोहन के लिए कर योग्य सकल वेतन गत वर्ष 2019-20 के लिए हुआ 6,50,000 रुपये।